क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं यार, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर सर्च कर रही हूँ। शेयर देख रही हो? किस तरह के शेयर देख रही हो? यही कुछ मिड कैप शेयर जो 200-300 तक हो और प्रॉफिट भी दे। फायदे की बात ठीक है, लेकिन इसका मिड कैप शेयर से क्या लेना देना? अब देखो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ के शेयर की कीमत करीब 4850 रुपए है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कंपनी मिड कैप कंपनी कहलाती है। तो कैसे डिसाइड होते हैं मिड कैप शेयर? असल में मार्केट कैप के हिसाब से शेयरों या कंपनियों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। शेयर बाजार में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकिन 20,000 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, कैस्ट्रॉल इंडिया और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस शेयर बाजार में लिस्टेड कुछ प्रमुख मिड कैप कंपनियों के उदाहरण हैं। इसी तरह शेयर बाजार में 5000 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को स्मॉल कैप और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। म्यूचुअल फंड्स में मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 शेयरों को लार्ज कैप, 101 से 250 यानी अगली 150 कंपनियों को मिड कैप और बाकी कंपनियों को स्मॉल कैप माना जाता है। लार्ज कैप यानी दिग्गज शेयरों की तुलना में मिड कैप शेयरों में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिड कैप शेयरों में उठापटक ज्यादा रहती है। इसकी वजह भी समझते हैं। असल में लार्ज कैप कंपनियां अच्छी तरह से स्थापित होती हैं और अपनी इंडस्ट्री में बड़ा मार्केट शेयर भी होल्ड करती हैं, इसीलिए ये बहुत स्टेबल होती हैं। यही कारण है कि मंदी या किसी भी मुश्किल दौर में ये खुद को अच्छी तरह से संभाल पाती हैं। आमतौर पर ये कंपनियां कई दशक से कामकाज कर रही होती हैं और इनकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है। लेकिन एक दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना होगा और वो ये है कि मिड कैप कंपनियों में भी लंबी अवधि में लार्ज कैप बनने की क्षमता होती है। दिग्गजों की तुलना में इन शेयरों में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए निवेशक इन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब आता है एक अहम सवाल कि मिड कैप शेयर किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर चुनने चाहिए। सबसे पहले तो उस कंपनी का आप ये देखिए कि उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू एक ही चीज होती है, आप उस पर फोकस करिए। दूसरा कि पिछले 4 क्वार्टर में वो कंपनी पॉजिटिव रही हो, यानी कि उसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव शो की हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा मेथड है उसमें यही है कि उसका आरओई जो है वो हमेशा अच्छा हो, यानी कि एक कांस्टेंट हो, स्टेबल हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, लेकिन डिक्लाइन ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें कि आप देख करके स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छे फंडामेंटल होने के अलावा मिड कैप शेयरों के चुनाव में कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे फंडामेंटल्स देखने का मतलब है कि प्रमोटर की होल्डिंग और गिरवी हिस्सा, कर्ज और कैश की स्थिति, कंपनी ग्रोथ वाली या सिक्लिकल इंडस्ट्री का हिस्सा है, कामकाजी मार्जिन का ट्रेंड और वैल्यूएशन की स्थिति क्या है। तो अच्छे फंडामेंटल देखने के अलावा मिड कैप शेयर के चुनाव के दौरान इन बातों पर भी गौर करें कि कंपनी की आय ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन और मुनाफे में भी बढ़ोतरी हो रही हो, यानी कि कारोबार में बढ़त के साथ साथ कामकाजी मार्जिन और मुनाफे में बढ़त का ट्रेंड हो। दूसरा, कर्ज में कमी और फ्री कैश फ्लो में बढ़ोतरी हो रही हो। टैक्स भुगतान के बाद बचे ऑपरेटिंग मुनाफे में से निवेश या क्षमता विस्तार खर्च को घटाने पर फ्री कैश फ्लो मिलता है। तीसरा, अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स का आकलन करने में मुश्किल आ रही हो और काम जटिल लग रहा हो तो आपको ETFs या म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना चाहिए। अब सवाल यह है कि किन निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप शेयरों को शामिल करना चाहिए, यानी मिड कैप शेयर किन लोगों के लिए सही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिड कैप जब भी आप फंड को चूज करें, स्टॉक्स को चूज करें, ये उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है जो मार्केट से बड़े रिटर्न चाहते हैं और अपने रिस्क को बढ़ा करके ट्रेड करते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लॉन्ग टर्म निवेश की भी यहाँ पर रणनीति ज्यादा बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं और आप रिस्की पोर्टफोलियो बना रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क आप बढ़ा रहे हैं, तो आपको बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसा कि आपने पीछे हिस्ट्री में देखा कि मिड कैप के स्टॉक्स ने आपको 300 से 500% के भी रिटर्न दिए हैं, लेकिन आपका अगर स्टॉक सिलेक्शन गलत होता है तो आपको वो 100%, 200% का नुकसान भी दे सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए और ज्यादातर जो लोग मिड कैप को चूज करते हैं वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। पहली अहम बात यह है कि मिड कैप शेयरों में ग्रोथ की अपार क्षमता होती है, खासकर लार्ज कैप की तुलना में, पर इनमें केवल उन्हीं निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए जिनकी रिस्क टॉलरेंस मजबूत हो, यानी जोखिम लेने की क्षमता काफी ज्यादा हो। मिड कैप शेयरों की तुलना में स्मॉल कैप शेयरों में ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन उनमें जोखिम भी मिड कैप शेयरों की तुलना में अधिक होता है।
तो उठापटक को बर्दाश्त करने वाले और ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता रखने वाले निवेशकों को ही मिड कैप में निवेश करना चाहिए। दूसरा अहम फैक्टर यह है कि अधिक जोखिम लेने से ही बाजार में बेहतर रिटर्न मिलता है। दिग्गजों के इंडेक्स यानी लार्ज कैप शेयरों के मिश्रण से बने निफ्टी या सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स की तुलना में मिड कैप शेयरों में ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता होती है। मिड कैप कंपनियों की सबसे खास बात होती है लार्ज कैप से बेहतर ग्रोथ और स्मॉल कैप के मुकाबले बेहतर वित्तीय स्थिति या बैलेंस शीट। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। मिड कैप कंपनियां ऐसे स्थापित कारोबार होते हैं जो धीमी गति से बढ़ रहे लार्ज कैप मल्टीनेशनल्स और तेज रफ्तार से बढ़ रहे स्मॉल कैप बिजनेसेस के बीच के होते हैं। पर ज्यादा स्थिरता और धीमी ग्रोथ वाले लार्ज कैप शेयरों के मुकाबले मिड कैप शेयरों में उठापटक ज्यादा होती है और दिग्गजों को बीट करने के लिए निवेश का होराइजन यानी अवधि लंबी होनी चाहिए, जैसा आंकड़ों में भी देखा जा सकता है। अगर आपके पास खुद रिसर्च करने का समय नहीं है और आप निवेश के लिए कुछ अच्छे शेयर जानना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। अगर मैं ध्यान देता हूं तो मुझे 3 से 4 कंपनीज इमीडिएट बेसिस पे याद आती हैं। पहली है ऑल कार्गो। इस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर जो पॉलिसीज बनी है उसमें मिड कैप की कंपनियां एक अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ऑल कार्गो को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। दूसरा स्टॉक की बात करें तो आईटी सेक्टर से है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक 109-10 के पास चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ईयरली ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके हिसाब से, और आईटी सेगमेंट में ये एक ऐसा सेक्टर स्टॉक है जो कि पॉजिटिव बिहेव कर रहा है और मिड कैप के स्टॉक्स में आता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तीसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया वो है ऑटो से, और खास तौर से पर्टिकुलर छोटी कंपनीज यानी कि जो ऑटो पार्ट्स के काम बनाती हैं उनमें अगर आते हैं तो जेबीएम ऑटो, आप इसको यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जो चौथा स्टॉक मेरा है जो कि है फार्मा सेक्टर से यानी कि ग्लेनमार्क फार्मा। अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो इसने सरप्राइज किया है सारे जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज रही हैं फार्मा सेक्टर में, उनको भी आउट परफॉर्मेंस दी है इसने, और आगे भी एवरेज ऑन अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 27 से 28% का दमखम ये पूरा जो बास्केट मैंने 4 स्टॉक्स बताए हैं ये रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए पोर्टफोलियो में मिड कैप शेयरों का करीब 30% हिस्सा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इनमें रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि निवेश की अवधि लॉन्ग टर्म हो और जोखिम लेने की क्षमता भी ज्यादा होनी चाहिए।